नमस्कार दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे हिंदी साहित्य का होगा। ठीक है। इसमें हम दृष्टि के नोट्स जो हैं हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। ये पांचवा वीडियो होगा जिसमें हम महाभोज पे इंडप किए थे, समाधान के संकेत पे। ठीक है। तो इसी के आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। और इसी के साथ में हमें बता दूं कि इसका पीडीएफ अब इस बार नया जो है टेलीग्राम खुल जाएगा। तो उसमें आपको जो है पीडीएफ फाइल के साथ साथ में, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं थोड़ी दिन में या फिर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा विकास सर का। ठीक है। तो आप उसके माध्यम से पढ़ाई भी अपनी कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं। महाभोज की जो लेखिका अपने परिवेश का केवल तटस्थ चित्रण नहीं करती। समाधान के संकेत में हम देखेंगे कि महाभोज की जो लेखिका है, ठीक है, वो अपने परिवेश को का केवल तटस्थ चित्रण नहीं करती, इस परिवेश में वांछनीय परिवर्तनों के साथ जरूरी क्रांति चेतना का निर्वाह भी करती हैं। स्थितियां ऐसी कठिन व उलझी हुई हैं कि कोई साधारण व्यक्ति इनसे सीधे संघर्ष नहीं कर सकता। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझौता कर ही नहीं सकते। बिशु और बिंदा ऐसे ही चरित्र है। मनु भंडारी जी की अगर बात करें तो बिशु सामाजिक समस्याओं को लेकर कितना चिंतित रहा है, यह उसके पिता हीरा के कथन से स्पष्ट है। उसका पिता क्या कहता है? जब से हरिजन टोला माँ आग जनी भई न सरकार, तब से ऊ काहू काहू से लड़बो नहीं करा, बस भीतर भीतर कल्पत रहा। बहुत रोवा रहा उई दिन सरकार, बहुत रोवा रहा। कबो कबो तो रात भर छटपट छटपट करे सरकार। विश्व की क्रांति चेतना उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बिंदा के चरित्र में शामिल हो जाती है। बिंदा, देखिए इसी तरीके से आपको जो है आंसर राइटिंग में भी लिखना है। तो चीज़ें क्या होंगी, जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, समझेंगे, तो डेफिनेटली बड़े आसानी से आप उसको आंसर राइटिंग में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपने महाभोज पढ़ रखा है तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, और नहीं पढ़ रखा है तो ये बिंदा और जो है ये कैरेक्टर जो है, इनके बाप का जो करेक्टर था अभी, ठीक है, हीरा या फिर हीरा, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। तो आई होप कि एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही वापस से इसको देखिएगा, इस पूरे उपन्यास को। बिंदा जो विशु का मित्र था, किंतु क्रांतिकारी चेतना से युक्त नहीं था, उसकी मौत के बाद किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं है। क्रोध से तिल मिलाते हुए वह कहता है, जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत, जैसे बिशु को मार दिया गया। सोच सोचकर ही दिमाग की नसें फटने लगती है। बिंदा की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि क्रांति की यह मसाल अब बुझ जाएगी, पर यही उपन्यास एक नाटकीय मोड़ लेता है। सक्सेना की समस्या ठीक वही है जो अंधेरे में नायक की है, या किसी दायित्वशील मध्यवर्गीय व्यक्ति की है। वह जीवन की सुरक्षाओं के नाम पर भय और लोभ के दायरे में फंसा चला जाता है और सामाजिक दायित्व की चेतना से पलायन करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसका भौतिक जीवन भले ही सुविधापूर्ण हो जाए, मन के स्तर पर वह सदैव अपराध बोध से ग्रस्त रहता है। यही अपराध बोध सक्सेना को हो, क्योंकि वे एक ऐतिहासिक मौके पर सामाजिक दायित्व को व्यक्तिगत हित के लिए छोड़ देने के लिए खुद को बराबर दोषी ठहराते हैं। उन्हें याद आता है कि वे कैसी अपनी जान बचाने के लिए दिनेश को निहत्था अंग्रेजों की गोलियां खाने के लिए छोड़ आए थे। देखिए, जब बिशु की मौत हुई थी तो उसकी तहकीकात करने के लिए तहसीलदार जो है गांव गांव में आए थे। तो जब तहसीलदार गांव में आए थे, तहसीलदार जी जो है वो, उनका नाम बिंदा था, ठीक है। तो वो क्या है, नहीं नहीं सॉरी, देखिए बिंदा की गिरफ्तारी, बिंदा क्या था, ये इसका दोस्त था जो मरा, ठीक है। अब घिसू का दोस्त था बिंदा, और जो है बिंदा जो है, जो तहसीलदार के सामने क्या आता है, अपनी गवाही देता है। अब तहसीलदार को भी अपनी जो है एक दोस्त की याद आती है, जिसको उन्होंने एक ऐसे समय में छोड़ा था जहां जिस समय उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो गोलियों के बीच में उसे छोड़ के चले आए थे, तो बार बार वो चीजें उनको कसूरती थी, ठीक है। तो जब इन्होंने वो गांव में रखा कदम, और जब इन्होंने ये सारी तहकीकात की, और तहकीकात के बाद पता चला कि एक निम्न जाति होने की वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। उसका पिता हीरा भी गवाही देने, और साथ ही साथ में गांव वाले भी गवाही देने से कहीं ना कहीं बचते हैं, क्योंकि उच्च वर्ग कही जाने वाली जातियों का उस पूरे गांव पर वर्चस्व था, और कहीं ना कहीं
इस बात का डर भी था कि अगर वो अपनी ज़बान खोलेंगे तो उन्हें इसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इस बात को जब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, बढ़ाया गया, ठीक है, नेताजी जब सामने आए, उनका विरोध किया गया, तो उन्होंने कमेटी गठन की। कमेटी के अंतर्गत जो है पूछताछ के लिए जो है तहसीलदार जी आते हैं और डीआईजी कह सकते हैं, ठीक है, डीआईजी रैंक के आते हैं अधिकारी। तो जब डीआईजी रैंक के अधिकारी आते हैं तो उनको जब बिंदा का बयान लेते हैं वो और हीरा का बयान लेते हैं, तो वो बड़ा मर्मम दृश्य होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे की मृत्यु के बारे में बताते हैं, किस तरीके से उनके बच्चे की मृत्यु हुई, और सारी घटनाएं कौंधने लगती हैं। तो क्या होता है कि इनको अपने एक दोस्त की याद आ जाती है डीआईजी साहब को, कि एक मेरा दोस्त भी था दिनेश, जिसको वो निहत्था छुड़ाए थे, ठीक है, गोलियों के बीच में, जिसके बाद वो मर गया। इसके बाद से जो है डीआईजी साहब पूरे लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में, जिंदगी भर में उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। पर वह हर बार अंततः झुक ही जाते थे। उनकी जटिल मानसिक स्थिति का वर्णन उपन्यासकार रूप में इस प्रकार किया गया है। कितने दिनों तक एक भयंकर अपराध बोध के नीचे घुटा घुटा और मरा मरा महसूस करते रहते थे। पर तब से लेकर आज तक उनके भय और मोह का दायरा बढ़ता ही गया, यानी वो उसी में डूबे रहते थे। अगर बात किया जाए कि इस दृष्टि से उपन्यास का अंत बेहद महत्वपूर्ण है। मिस्टर सक्सेना के भीतर संकल्पों और विकल्पों की यह दुर्विचार स्थिति उपन्यास के अंत में आकर समाप्त हो गई है। मुक्तिबोध की शब्दावली में कहे तो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का व्यक्तित्वांतरण हो गया है। यही उस उपन्यास की प्रारंभिक घोषणा भी है। उपन्यास का समर्पण इसी क्रांति चेतना को इन शब्दों में कहा गया है, जो दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो बिशु और बिंदा तक ही नहीं रुकती थी, ठीक है। तो बिशु और बिंदा मित्र थे एक दूसरे के। बिशु की मृत्यु हो गई थी। बिशु का पिता कौन था? हीरा था, ठीक। ये निम्न कही जाने वाली समाज से जो है बिलोंग करते थे। अब महाभोज के नामकरण की प्रासंगिकता की बात करते हैं। क्या नाम जो है महाभोज का नाम सही है? अगर सही नहीं है तो इसके बदले अगर आप क्या रखना चाहेंगे नाम, ठीक है, इसको बदल कर क्या रखना चाहेंगे, तो वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, रचनाकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती रचना को समुचित नाम देने की होती है। नामकरण वह प्रतीक है जो रचना के संपूर्ण कथ्य को पाठक के मन में मूर्त करता है। मन्नू भंडारी ने अपने इस छोटे से उपन्यास में तत्कालीन राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों से उभरने वाली निराशा का संश्लिष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। यानी उस समाज में उस समय किस तरीके से राजनीति व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, उन्हें स्थितियों को जो है अपने उपन्यास के माध्यम से उकेरा है मन्नू भंडारी ने, और उसे बेहद अर्थव्यंजक नाम महाभोज दिया है। महाभोज उस भोज को कहते हैं, महाभोज बेसिकली क्या होता है, उस भोज को कहते हैं जो किसी, जैसे हम अपने आम बोलचाल की भाषा में तेरहवीं कहते हैं, ठीक है। तो महाभोज उस भाषा को कहते हैं जो किसी की मृत्यु पर आयोजित किया जाता है। यह नाम सुनते ही कौतूहल उठता है मन में कहीं ना कहीं, ठीक है। यह नाम सुनते ही कौतूहल उठता है कि लेखिका किसकी मृत्यु के महाभोज की घोषणा कर रही है। रचना के अंत में इस भोज के अनेक संकेत है, जैसे डीआईजी सिन्हा को पदोन्नति मिल गई है, जिसके उपलक्ष्य में उनके घर पर एक पार्टी दी गई है, जिनके हाथों में कीमती गिलास थामे हुए शराब पीते हुए उच्च वर्ग के लोग सामाजिक समस्याओं पर स्थूल और सतही चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता के समक्ष अपनी कलम को गिरवी रखने वाले दत्ता बाबू सरकारी विज्ञापन और कम मूल्य का कागज मिलने के कारण मित्रों और सहयोगियों के साथ पार्टी करने के लिए किसी खास स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी तरफ सुकुल बाबू सबसे बड़ी रैली होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, ये डीआईजी साहब नहीं थे, वो डीआईजी से नीचे रैंक के थे, ठीक है। तो एसपी थे। तो एसपी जो है, एसपी जी जो है वहाँ पे तहकीकात करने आए थे। डीआईजी रैंक क्या थे, उनको ऑर्डर दिया थे कि किस तरीके से तहकीकात करनी है। बाद में जब एसपी जो है उनको अपने दिनेश की याद आती है, मित्र की याद आती है, तो वो जब शुरू से सिरे से जो है शुरुआत करते हैं, तो उनको पता चलता है कि सच में जो है बिंदा के साथ या फिर इनके गांव वालों के साथ में गलत हुआ है, ठीक है। उसे सचमुच में मारा गया है बिंदा के मित्र को।
तब उन्होंने क्या किया कि अपने जो रिपोर्ट थी उन्होंने नई रिपोर्ट तैयार की और उन्होंने सारी बातों को लिखा। तब जो है डीआईजी को ऊपर से आदेश मिलता है, ठीक है, कि जो है इसको जो है दबा दिया जाए या फिर किसी तरीके से बढ़ने ना दिया जाए, अदरवाइज जो है आप जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उसी चीज़ को उसमें उकेरा गया है, तो वो क्या करते हैं, दबा देते हैं। नहीं दबाते तो क्या होता, उनका तबादला कर दिया जाता है बाद में। इसी तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं। यह भोज विशु की मौत का नहीं है, न ही बिंदा की संभावित मृत्यु का है, अपितु यह महाभोज तो स्वतंत्र भारत की तथाकथित आज़ादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत का महाभोज है। किस तरीके से जो है समाज में आज़ादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत हो जाती है, इन सभी का जो है ये महाभोज बताया गया है। इन सभी में समाज की अनुपस्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह उपन्यास उसी अंधेरे और मृत्यु पर्व की ओर संकेत करता है जिसकी ओर मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता तथा श्रीकांत वर्मा ने मगध कविता में किया है। मानवीय स्थितियों की मृत्यु मूलतः राजनीतिक विकृतियों के कारण हुई है। जो प्रोफेशन मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के स्वप्न में दिखा था, वह महाभोज आते आते खुला यथार्थ बन चुका था। वहाँ नेता, पत्रकार, नौकरशाह, गुंडे रात के अंधेरे में साथ साथ चलते हैं, जबकि वहाँ वे दिन की रोशनी में भी साथ साथ हैं। लोकतंत्र की महानाटक इन्हीं के निर्देशन में खेला जा रहा है। दास साहब इस संपूर्ण परिदृश्य के सूत्रधार है तथा जानते हैं कि किस घटना तथा पात्र का कब, कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली दास साहब जो है एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरीके से डील करना है, कहाँ पर किस तरीके से भाषा का प्रयोग करना है और जनता में जा करके जनता को अपने कंट्रोल में किस तरीके से करना है। ठीक है, तो दास साहब जो है एक कह सकते हैं कि आप मजे हुए नेता हैं। ठीक है, इस संपूर्ण प्रदेश के सूत्रधार जो है तथा जानते हैं किस घटना का पात्र कब, कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है, और इन्हीं की सूक्ष्म बुद्धि का परिणाम है कि जोरावर हत्या होकर भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि जोरावर जो था वो दास साहब के वोट बैंक के अंतर्गत आता था, इसलिए ये बाद में भी सुरक्षित रहा, मृत्यु करने के बाद भी। ठीक है, विशी की मृत्यु इसने ही की थी। दत्ता बाबू की आग उगलती कलम। दत्ता बाबू क्या थे, पत्रकार थे। सरकार के पक्ष में शांत हो जाती है। ठीक है, ये दत्ता बाबू भी शांत हो जाते हैं, ये पत्रकार थे। और डीआईजी सिन्हा भी पदोन्नति पाकर आईजी बन जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग इस कुत्सित नाटक में शामिल होने को तैयार नहीं हैं, वे सब हाशिए पर फेंक दिए जाते हैं। बिंदा को मार डालने की तैयारी की जा चुकी है। मिस्टर सक्सेना निलंबित हो चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने, मिस्टर सक्सेना कौन थे, मिस्टर सक्सेना ही थे जिनका मित्र दिनेश था। ठीक है, यही तहकीकात करने आए थे। अब क्यों ये निलंबित हुए, क्योंकि इन्होंने सच के सच के जो है पक्ष में आवाज़ उठाई। इन्होंने जब बयान लिया, इनको पता सच्चाई कुछ ही और ही है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, तो डीआईजी ने रिपोर्ट मंगवा ली और इनको निलंबित कर दिया। और लोचन भैया इन विकृतियों को देखकर भीतर ही भीतर घुट रहे हैं। यही वह त्रासद स्थिति है जिसमें घुप अंधेरे के कारण दिशाएं सूझनी बंद हो गई है। इसी स्थिति का प्रतीक है महाभोज नामकरण। ठीक है, तो पूरे जो है कहानी को इसमें समेट दिया गया है इस तरीके से। रचना के आरंभ और अंत में एक तारतम्य है जो इस नामकरण को अधिक सार्थक बनाता है। अब तारतम्य क्या है उसको देख लेते हैं। रचना का पहला ही वाक्य है, लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। यहाँ लावारिस लाश सिर्फ बीसू की नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाश है। लेखिका पूरे उपन्यास में उन गिद्धों को पहचानने का प्रयास कर रही है जिन्होंने लोकतंत्र को नोच कर खाया है। डीआईजी जी सिन्हा इसी एक लाश के बहाने आईजी बन गए और दत्ता बाबू की अखबारी क्रांति परमिट और कोटा बढ़ने में शांत हो गई। इसी लाश ने सुकुल बाबू को आज तक की सबसे बड़ी रैली में सफलता दिलाई। वहीं जोरावर सिंह की गुंडागर्दी पर आया हुआ खतरा टल गया और दास साहब इस लाश से पैदा हुए तूफान के बाद और अधिक ताकतवर मुख्यमंत्री होकर निकले। विशु और लोकतंत्र की मौत पर इन्हीं गिद्धों का महाभोज है। ठीक है, तो साफ साफ दर्शाया गया है कि जब विशु की मृत्यु होती है, जो लावारिस लाश दिखाया गया वो प्रतीकात्मक रूप में है। ठीक है,
प्रतीकात्मक रूप में किसकी? लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की। ठीक है, यहाँ पे लावेरी शर्त सिर्फ विश्व की नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक अर्थ में लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाश है। क्या बताया गया है कि इसमें इसी लाश की वजह से, या फिर बताया जाए कि जो भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो बिगाड़ने वाले लोग हैं वो प्रतीकात्मक रूप में डीआईजी सिन्हा, ठीक है, डीआईजी सिन्हा और आईजी बन गए हैं इसी के दम पर। दत्ता बाबू की अखबारी क्रांति सी बहाने चल पड़ी है, ठीक है, क्योंकि उन्हें दास साहब जो है पैसा देते हैं। इसके साथ ही साथ में जोरावर सिंह की गुंडागर्दी भी बढ़ चुकी है, ठीक है। जब वो बीसू को मारता है और गिरफ्तार नहीं होता तो उसकी गुंडागर्दी भी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद ही साथ में सुकुल बाबू का जो है एक पक्ष मिल जाता है, उसके विरोधी थे, तब उनको एक रैली करने का एक बहाना भी मिल जाता है। चलो, जो हमारा नोट वोट का एजेंडा होगा वो क्या होगा? बीसू ही होगा। अब बात करें तो दास साहब इस लाश से पैदा हुए तूफान के बाद और अधिक ताकतवर मुख्यमंत्री होकर निकले हैं। बिसु और लोकतंत्र की मौत पर यह इन्हें गिद्धों का महाभोज है। किंतु इसका अर्थ नहीं कि रचना यथार्थ की बदसूरती को निष्क्रिय प्रभाव से स्वीकार कर देती है। रचना इस महाभोज से टकराती भी है और उपन्यास के समर्पण में लेखिका लिखती है कि दुर्निवार सम्मोहन भरी उन खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकी रहती। यह संकेत उस क्रांति चेतना का है जो यथार्थ की ऐसी विद्रूपता और भयानकता में स्वतः जन्मती है। रचना चाहे सभी गिद्धों के महाभोज पर खत्म होती है, किंतु अंतिम पंक्तियों में यथार्थ बदलने की खटपटाहट को भी व्यक्त करती है। मिस्टर सक्सेना इस चेतना के वाहक बने हैं। वह दिनेश को लड़ाई के मैदान में गोलियां खाने के लिए कई बार निहत्था छोड़कर भाग चुके हैं, किंतु उनका दूसरा मन बार बार दिनेश के पास लौटना चाहता है। जो संघर्ष मुक्ति बोध ने जीवन भर आत्मचेतस और विश्वचेतस मन के बीच झेला है, वही मिस्टर सक्सेना को लगातार मथता है। वे बार बार पारिवारिक चिंताओं और लालच के दबाव में इस मन को मारते हैं, किंतु इस बार वे बिंदा को लड़ाई के मैदान में निहत्था छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी बिंदु पर उनका व्यक्तित्वांतरण होता है और वह खतरनाक लपकती अग्निलीक बीसू और बिंदा के बाद मिस्टर सक्सेना में प्रविष्ट हो जाती है। स्पष्ट है कि उपन्यास अपने समय के जिस विद्रूप और भयावह यथार्थ को व्यंजित करना चाहता है उसके लिए महाभोज से बेहतर नाम खोजना कठिन है। तो इस तरीके से आपको भी जो अगर मेन में आप लिखते हैं तो इसको भी आपको ट्रेजिक एंड इसी तरीके से करना है, नाम खोजना कठिन है। यह नाम न सिर्फ आज़ादी के सपनों की मृत्यु को अभिव्यंजित करता है, बल्कि इस लाश को नोचकर खाने वाले गिद्धों की तफसील से परिचय कराता है। अब आइए देख लेते हैं महाभोज की चरित्र योजना की बात कर लेते हैं। अगर महाभोज की चरित्र योजना से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो किस तरीके से हम उसको लिखेंगे, वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, महाभोज की चरित्र योजना की अगर बात किया जाए तो महाभोज चरित्र प्रधान उपन्यास तो नहीं माना जा सकता, किंतु इतना जरूर है कि लेखिका ने चरित्रों की स्वाभाविकता बनाए रखने का पूरा ध्यान दिया है। यही कारण है कि इस उपन्यास में चरित्रों का महत्व उद्देश्य, घटनाओं और वर्णनों की तुलना में ज़्यादा ही है, कम नहीं। चरित्रों की संख्या कथानक के अनुरूप समुचित है। न तो चरित्रों की भीड़ जुटाई गई है और न ही चरित्र इतने कम हैं कि कथानक विरल या अमूर्त लगने लगे। चरित्रों के आनुपातिक महत्व का भी लेखिका ने पर्याप्त ध्यान दिया है। बिंदा, मिस्टर सक्सेना और दास साहब जैसे प्रमुख चरित्रों को काफ़ी अधिक स्थान मिला है। बिंदा, ठीक है, जो दोस्त था मारा गया जिसका, मिस्टर सक्सेना और दास साहब नेता थे, ठीक है। पर एक चरित्रों को काफ़ी अधिक स्थान मिला, जबकि गौड़ चरित्र जैसे महेश, हीरा, गणेशी इसके मित्र थे, ठीक है, गांव वाले थे, इत्यादि को एकाध स्थान पर ही लाया गया है। चरित्रों के आनुपातिक महत्व पर ध्यान देने के कारण चरित्र योजना में एक कसाव बना हुआ है, बिखराव उत्पन्न नहीं होता है। महाभोज
की अगर बात करें तो महाभोज के चरित्र स्वाभाविक जीवन के अत्यंत नज़दीक हैं, इसलिए लेखिका ने उन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा दिखाने के स्थान पर अच्छाई और बुराई के संघात के रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए मिस्टर सक्सेना के भीतर अच्छाई और बुराई को लेकर जबरदस्त अंतर संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसे लेखिका ने उपन्यास के अंतिम अंश में इस प्रकार व्यक्त किया है। आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटन ही टेकते आए हैं। हर बार दिनेश के लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए हैं, पर जैसे ही गोलियां चली है वहीं छोड़कर भाग आए। अकेला निहत्था वह गोलियां की बौछार में लहूलुहान होता रहा है, और वे खुद असहाय अपराध बोध से नहीं और नहीं। अब तो वे चाहें तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सक्सेना जी जो कि अपने दोस्त को छोड़ के आए थे, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो उनको ये बार बार जो है आत्मबोध हो रहा था, यानी अंदर से ग्लानि हो रही थी। उन्होंने किस प्रकार से अपने दोस्त को मृत्यु के मुंह में छोड़ के आया है। ठीक है, और जब वो विशु की बात कहानी सुनते थे तो उनके आंखों के सामने सारी घटनाएं कौन सी थी। अब बात करें कि कुछ अन्य चरित्रों जैसे लोचन बाबू, डीआईजी सिन्हा और लखन में भी कुछ मात्रा में आंतरिक संघर्ष दिखाई पड़ता है, जो उन्हें स्वाभाविकता के नजदीक लाता है। दास साहब और सुकुल बाबू जैसे चरित्रों की अच्छाई उभारने में लेखिका बची है, क्योंकि ऐसा करने पर शायद राजनीति की नंगी सच्चाई कुछ धुंधली पड़ जाती। ठीक है, तो दास साहब और सुकुल बाबू ये दोनों राजनेता हैं, ठीक है, जो आस पास में एक दूसरे के विपरीत में लड़ते हैं। लेखिका ने जो है चरित्र की पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की है, उन्हें अपने हाथों की कठपुतली नहीं बनाया है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी लेखक की। यही कारण है कि चरित्रों के कार्य यही यही कारण है कि चरित्रों की कार्य उनकी बाह्य परिस्थितियों व मन स्थितियों के साथ कारण कार्य की श्रृंखला में जुड़े हुए नजर आते हैं, लेखिका द्वारा अलग से थोपे हुए प्रतीत नहीं होते। कुछ आलोचक कह सकते हैं कि मिस्टर सक्सेना के व्यक्तित्वांतरण में लेखिका का उद्देश्य हावी हो गया। किसके? मिस्टर सक्सेना के। किंतु सच यह है कि लेखिका ने इस व्यक्तित्वांतरण को सहज बनाने के लिए पहले पर्याप्त मात्रा में परिस्थितियां जुटाई है, ताकि इसमें लेखकीय हस्तक्षेप नजर न आए। बात करें कि चरित्रों के वर्णन के लिए लेखिका ने विभिन्न वर्णन शैलियों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया है, क्योंकि उपन्यास का आकार अत्यंत छोटा है और इसमें वर्णित विषय वस्तु अत्यंत जटिल, इसलिए लेखिका को सूत्रधार के रूप में खुद उपस्थित रहना पड़ा है। यही कारण है कि चरित्रों के अधिकांश वर्णन लेखिका या कथावाचिका की ओर से किए गए हैं। ऐसे दो उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। बात करें उदाहरणों की, कुछ ऐसी विपरीत स्थितियों में जीवन जिया है अप्पा साहब ने कि बात के पाबंद तो हो न सके चाहकर भी, पर समय की पाबंदी का यह हाल है कि लोग चाहे तो घड़ी मिला ले उनके आने जाने से। लेखिका ने चरित्रों के वर्णन की अन्य शैलियों का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया है। जहां उन्हें जो शैली उपयुक्त लगी है, उन्होंने उसी को चरित्र के वर्णन के माध्यम बनाया है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखा जाए, जैसे बदल रहा होगा जहां बदल रहा होगा जमाना, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। चरित्र द्वारा स्वयं अपनी विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है इस जो है वाक्य के अंतर्गत। यह जो औरत है ना साहब, बेहद बदजमान और बदमिजाज है। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसी औरत को। ये बिंदा कह रहा है अपनी औरत को लिए। ठीक है, एक चरित्र द्वारा दूसरे चरित्र की विशेषताओं का वर्णन। भड़काया नहीं करता था सर, उन्हें केवल अवेयर करता था अपने अधिकारों के लिए। एक चरित्र द्वारा दूसरे चरित्र का वर्णन। ये कौन कह रहा है? ये जो शोध कार्य करने आया है गांव में, वो कह रहा है। ठीक है, एकाएक महेश की आंखों में आंसू छलछला गए, फूट पड़ा हुआ स्थितियों के माध्यम से चरित्रों की विशेषताओं का वर्णन। देखिए किस तरीके से वर्णन किया गया है चरित्रों का, वही दर्शा रहा है। कतई चौके नहीं सिन्हा, क्षण भर पहले ही वे समझ गए थे कि दास साहब
यही नाम लेने जा रहे हैं। इस बार उन्होंने गौर से दास साहब को देखा, बेझिझक देखते ही रहे। उस दृष्टि में न स्वीकारना था न नकार, था तो एक विस्मय। सिन्हा कुछ देर तक जहाँ के तहाँ खड़े रहे, जड़वत, अवाक और पूरी तरह विस्मय में डूबे। ये एक विशेष स्थिति में चरित्र की मन स्थिति का उद्घाटन किया गया है। तो चरित्रों को विभिन्न स्वरूपों में किस प्रकार से दर्शाया गया है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बात करते हैं महाभोज की भाषा शैली की। देखिए, भाषा शैली शिल्प का प्राण तत्व है, क्योंकि कोई भी रचनाकार जब अपनी अनुभूति को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा ही पाठक और उसके मध्य सेतु का काम करती है। यही कारण है कि अधिकांश समर्थ लेखक भाषा में निहित शक्तियों को उभारने में काफ़ी ज़्यादा जो है जोर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल देते हैं। मन्नू भंडारी की भाषा शैली कई स्तरों पर प्रयोगशीलता के निर्वाह का परिणाम है। उनकी भाषा शैली में महत्वपूर्ण विशेषता विश्लेषित की जा सकती है। क्योंकि महाभोज जनजीवन के अत्यंत निकट की रचना है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें प्रयुक्त भाषा, सद्भाव और देसी शब्दावली का अनुपात ज़्यादा है। खास बात यह है कि लेखिका ने शब्दावली के चयन में पात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का ख्याल पूरी बारीकी के साथ रखा है। यही कारण है कि भाषा के कई तेवर महाभोज में दिखाई पड़ते हैं। दास साहब और महेश जैसे पात्रों की भाषा तत्समीपन और अंग्रेजीपन है। महेश जो रिसर्च करने आया था गांव में, तो हीरा और गणेशी जैसे ग्राम्य चरित्रों की भाषा में देशज और तद्भवी शब्दावली का अनुपात सघन है। कुछ उदाहरणों की अगर बात किया जाए तो ये देख लेते हैं। ये कौन कहता है इसका दोस्त? महेशी, ठीक है, महेश। महेश कहता है कि दिस इज क्लियर केस ऑफ सुसाइड। ये दास साहब कहते हैं, ठीक है, ये दास साहब कहते हैं, सॉरी, ये अंग्रेजी शैली है। ही वॉज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस, ये महेश कहता है। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती है, ये तत्समी है, ठीक है, दास साहब प्रयोग करते हैं। ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख गड़ाकर बात करते हैं। इनके दादा परदादा तो हमारी आंखों जो है हमारे आगे घुटने टेक देते थे, ये जोरावर कहता है। ये तद्भव देश शब्द है। भाषा की एक विशेष शक्ति महाभोज के उन प्रसंगों में नजर आती है जिनमें लेखिका ने जीवन की गहरी समझ को बहुत छोटे वाक्यों में चमत्कारी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह शैली सूत्र शैली कहलाती है। इसके प्रयोग की महारत उन्हीं रचनाकारों को हासिल होती है जिनके पास जीवन की सूक्ष्म समझ और भाषा की समाहार क्षमता का अद्भुत सामंजस्य होता है। मन्नू भंडारी ने महाभोज में कई ऐसे सूत्र रखे हैं जो राजनीति और जीवन का निचोड़ बताने के लिए काफ़ी उदाहरण के लिए है। जैसे आवेश राजनीति का दुश्मन है, कुर्सी और इंसानियत में बैर है, मेरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना है, कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी। मरे और सोए हुए आदमी में अंतर ही कितना होता है। तो ये क्या हुआ है कि सूत्र शैली का इन्होंने उपयोग किया है। मन्नू भंडारी ने महाभोज में कई ऐसे सूत्र रखे हैं जो राजनीति और जीवन की निचोड़ बताने के लिए काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये जीवन की निचोड़, ठीक है, बताते हैं ये छोटे वाक्यों में। मन्नू भंडारी ने व्यंग्य क्षमता का भी धारदार प्रयोग किया है। व्यंग्य और हास्य में अंतर व्यंग्य और हास्य में अंतर है। हास्य सिर्फ हंसने और हंसाने के लिए होता है, जबकि व्यंग्य का उद्देश्य होता है कि तीखी चोट करना। जब साहित्यकार खुद को सामाजिक विद्रूप को हटाने की स्थिति में ला पाता है तो उसकी यह तिलमिलाहट पहने व्यंग्यों को जन्म देती है। महाभोज की भाषा शैली अपनी मूल संरचना में ही व्यंग्य केंद्रित है। उदाहरण की अगर बात करें तो राजनीति में रहकर जिनको खाल गैंडे की तरह हो गई है वे कटते नहीं इतनी आसानी से। गांधी नेहरू को देश एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। चप्पे चप्पे में वे आपको विराजमान मिलेंगे, चाहे निर्जीव तस्वीरों के ही रूप में सही। तो ये क्या है? व्यंग्य किया गया है, ठीक है, व्यंग्य को केंद्र में रखा गया है। हर चीज पर जो है मनु भंडारी ने व्यंग्य किया है। ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन, कब तक यह सब और चलता रहेगा?
और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव की जिंदगियों की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जाकर पड़ गया। ठीक है, ये क्या गया है, व्यंग किया गया है किस प्रकार से जो है ऊंचे वर्ग के लोग या फिर मध्यवर्गीय लोग जो है नीचे दबे हुए लोग को भी, यानी जो बुद्धिजीवी है वो भी अवेयर नहीं है, ठीक है, जागृत नहीं है। इस तरीके से समाज में घटनाएं हो रही हैं और वे आंखों पर पर्दा डालकर उसको देख रहे हैं। जो रचनाएं जनजीवन के अत्यंत नज़दीक होती हैं उनकी भाषा में मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होता ही है। मनु भंडारी जी ने महाभोज के ग्रामीण कथानक से न्याय करने के लिए इन तत्वों का भरपूर प्रयोग किया है। मुहावरों के जीवन प्रयोग के कारण न सिर्फ भाव मूर्त उठते हैं बल्कि उनमें लाक्षणिकता का चमत्कार भी शामिल हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो 1 मिनट को तो सचमुच हवा की खिसक ही गई मेरी, हवा ही खिसक गई मेरी, लेने के देने पड़ गए, पर बात को तूल नहीं दिया। मारने वालों को सह दो और मरने वाले को हमदर्दी, दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, तो ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि दोनों हाथ में लड्डू। ठीक है, हवा की खिसक गई मेरी, लेने के देने पड़ गए, बात को तूल नहीं दिया। इस प्रकार से जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करती थी मानू भंडारी जी। लेखिका ने अपनी भाषा को तराशने के लिए प्रतीकों और बिंबों का भी असरदार प्रयोग किया है। यूँ तो प्रतीकों और बिंबों की भाषा कविता में ज़्यादा काम में मानी जाती है, किंतु समर्थ गद्यकार गद्य के भीतर भी इनका निर्वाह कर लेता है। महाभोज की लेखिका ने प्रतीकों और बिंबों की शैली को गद्य के अनुशासन के साथ सुंदरता से संश्लेषित किया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, प्रतीक भाषा। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज वे ऐसी वर्षा करेंगे करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से में ही पड़े। एक प्रतीक भाषा प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक गडेरिए के डंडे के नीचे कैसे सारी भेड़ें मिमियाती रिरियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी, पर ऐसे ही डंडा टूटा, आपस में वे मारकाट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये एक झुंड की ही भेड़ें थी। ये भी प्रतीक भाषा है। ठीक है, क्या बताया गया है कि अगर एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा राजनेता है, तो उसके बीच में पूरी जनता जो है चलेगी। अब वो किसके दम पे चल रही है, डंडे डंडे के दम पे चल रही है। ठीक है, अब जैसे ही डंडा यानी जैसे ही भय खत्म हुआ, तब क्या हुआ कि जैसे ही भय खत्म हुआ यानी लोग स्वतंत्र हो गए, तो आपस में क्या करने लगे, लड़ने मरने लगे। ठीक है, तो वही चीजें बताई गई हैं, प्रतीक के रूप में भाषा का प्रयोग किया गया है। दास साहब का पूरा व्यक्तित्व जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौरवर्ण सूता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी दिखाई नहीं देती शरीर पर। बोलते भी हैं तो आज आवाज में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। ये बिंब भाषा का प्रयोग किया गया है। आपके सामने साक्षात जो है बिंब बन रहा है कि हाँ इस तरीके से इंसान होगा ये। आवेश के मारे मुंह के आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सांवला चेहरा एकदम बैगनी हो उठा। यह भी बिंब भाषा आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। महाभोज में नाटकीयता की बात करें तो नाटकीयता नाटक की आंतरिक गुण है जिसका प्रयोग समर्थ रचनाकार अन्य विधाओं में भी करते हैं। नाटकीयता के प्रयोग से रचना की प्रभाव क्षमता बहुगुणित हो जाती है, और मन्नू भंडारी फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों की समर्थ लेखिका रही हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर पर उन्होंने महाभोज में नाटकीय प्रभाव पैदा करके दिखाया है। गौरतलब है कि महाभोज उपन्यास के रूप में जितना सफल है उतनी ही सफलता से इसके नाट्य रूपांतरण में भी रंगमंच की दुनिया पे परचम फहराया है। महाभोज के शिल्प में नाटकीयता के कई तत्व निहित है जिन्हें बिंदुवार ढंग से इस प्रकार देखा जा सकता है। देखिए, पहला क्या है, उपन्यास की शुरुआत में ही नाटकीय सस्पेंस के साथ हुई है, जैसे लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे, ये सस्पेंस के साथ। ठीक है, पर विशेषर लावारिस नहीं। विशेषर कौन है, ठीक है, तो सस्पेंस पे कहानी स्टार्ट हुई है। दूसरा है कि नाटक के विभिन्न सेट्स की तरह दृश्य योजना का प्रयोग शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दास साहब अपनी निजी कमरे में एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन गंभीर। शहर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कोना सुकुल बाबू का निवास स्थान।
शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी। अब ये दृश्य योजना है, ठीक है, दृश्य बना रहे हैं कि एक तरफ मौन गंभीर बैठा एक कोने में, दूसरे सुकुल बाबू, तीसरे में जो है शिक्षा मंत्री त्रिलोचन सिंह रावत की कोठी। ये क्या है? ये दृश्य योजना का जो है निर्माण कर रहा है आपके मन में, मन के भीतर। तीसरा है कि जिस प्रकार नाटक में पात्रों की मुद्राओं का अंकन होता है, वैसे ही वर्णन इस उपन्यास में भी किए गए हैं। आत्मा के साथ बलात्कार करने की व्यथा क्या होती है, यह इन दिनों में ही जाना है लोचन भैया ने। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तिल भर और अब तिल भर भी और नहीं वाली मुद्रा अपनाए घूम रहे हैं पिछले हफ्ते से। ये क्या है? मुद्राओं का अंकन किया गया है कि कैसी मुद्रा अपनाए? तिल भर मतलब बहुत छोटे से, ठीक है, बहुत व्यथित रूप में। आवेश के मारे मुंह से थूक की छोटी छोटी फुहारें छूटने लगी लखन के, और सावला चेहरा एकदम बैगनी हो उठा। जिस प्रकार नाटक संवादों के माध्यम से आगे बढ़ता है, वैसे ही महाभोज में भी संवाद की प्रधानता दिखाई पड़ती है। उपन्यास के तत्व देखिए अगर, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, नाटकीयता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है द्वंद्व योजना। इसका अर्थ है कि नाटक की कथा विभिन्न पात्रों के संघर्ष के माध्यम से विकसित होती है। महाभोज की द्वंद्व योजना अत्यंत सघन है। एक ओर दास साहब और सुकुल बाबू का द्वंद्व है, दूसरी ओर दास साहब और का द्वंद्व और चौधरी जैसे मंत्रियों व दत्ता बाबू जैसे संपादकों के साथ है। इन दोनों से गहरा द्वंद्व वह है जिसमें एक ओर बिशु, बिंदा और सक्सेना दुर्निवार सम्मोहन भरी खतरनाक लपकती अग्निलीक के साथ खड़े हैं, तो दूसरी ओर उनके विरुद्ध सारे राजनेता, अफसर, बुद्धिजीवी और संपादक खड़े हैं। और इन सब के बीचों बीच सक्सेना जैसे चरित्रों में वह अंतर्द्वंद भी खुलकर मुखर हुआ है, जिसकी चरम परिणति व्यक्तित्वांतरण के बिंदु पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, किस प्रकार से इनका व्यक्तित्वांतरण हुआ है, किस तरीके से बदल गए हैं। ठीक है, जब दास साहब ने हिदायत दी कि आप अपनी पत्रिका में जो है मेरे खिलाफ या फिर मेरे किसी भी नेता के खिलाफ आप नहीं लिखेंगे, और वो दबा दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दास साहब बहुत बड़ी हस्ती थी और उनके सामने किसी की बोलने की जो है हिम्मत नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। मनु भंडारी के कुछ प्रमुख उपन्यास की बात कर लेते हैं। जैसे एक इंच मुस्कान जो है 1962 में इन्होंने लिखा था। तो एक इंच मुस्कान के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मनु भंडारी की पहचान उपन्यास लेखिका के रूप में इसी उपन्यास से बनी है। यह उपन्यास उनका अपना स्वतंत्र उपन्यास नहीं, बल्कि इसे उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। आपका बंटी 1971 में। उपन्यासकार के रूप में मनु भंडारी की व्याख्याति और आधार यही उपन्यास रहा है। इस उपन्यास में मनु भंडारी ने तलाकशुदा पति और पत्नी, उनकी शिशु संतान को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर की स्थितियों का ऐसा वास्तविक चित्रण किया है कि यह पाठक को झकझोर कर रख देने वाला है। दाम्पत्य संबंध का विघटन और नई सिरे से नई जिंदगी की जीने की कोशिश स्वातंत्रोत्तर भारत, विशेषकर 60-70 के दशक की एक नई मानवीय सच्चाई है। किंतु तलाकशुदा पति और पत्नी के बीच जब एक अबोध संतान भी उपस्थित हो, तो यह एक और चुनौतीपूर्ण व त्रासद बन जाता है। मनु भंडारी ने इस आधुनिक जटिल स्थिति का गहरी संवेदनशीलता और तीखे यथार्थबोध के साथ अंकन किया है। इस स्थिति की मूल संवेदना तो बंटी की पीड़ा ही है, जो अपने माता पिता के संबंध विच्छेद और उनके नए सिरे से दाम्पत्य संबंध शुरू करने के कारण अनचाहे अस्तित्व में परिणत हो गया है। यानी बंटी जो है ये एक नए दाम्पत्य के बच्चा है, ठीक है, जिसको ये सब चीज़ें भुगतना पड़ता है। वो क्या होता है, बंटी के पैदा होने के बाद वे नई दाम्पत्य जीवन शुरू कर देते हैं, और पलक पर तलाकशुदा पति पत्नी के नए संबंधों की मांग और संतान के प्रति संवेदनशीलता के तनाव का अंकन भी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ के साथ किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका बंटी के 8 वर्ष बाद 1979 में मनु भंडारी का दूसरा उपन्यास महाभोज प्रकाशित हुआ। और ये बात कर लेते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न, व्याख्या अभ्यास, ठीक है, जो कि आपके आएंगे एग्जाम में। तो आपको इन्हीं में से जो है छांटना होगा। आपके व्याख्या खंड दिए होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि ये किस पंक्ति से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसके लेखिका कौन है या लेखक कौन है, इसमें क्या दर्शाया गया है, यही सब चीज़ें इसमें लिखनी होती है। ठीक है।
संदर्भ प्रसंग या व्याख्या। आज तक वे भीतरी उबाल और बाहरी दबाव के बीच टुकड़े टुकड़े होकर हमेशा घुटने ही टेकते आए हैं। हर बार दिनेश को, देखिए दिनेश जब आ गया तो आपको याद आना चाहिए कि यह महाभोज है, लड़ाई के मैदान में ले तो जरूर गए, पर जैसे ही गोलियां चली उसे वहीं छोड़कर भाग आए हैं। अकेला निहत था। वह गोलियों की बौछार से लहूलुहान होता रहा है और ये खुद एक असहाय अपराध बोध से नहीं और नहीं। अब तो वे चाहें तो भी शायद ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या है, हम संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं वो नवलेखन के दौर की प्रसिद्ध उपन्यासकार मनु भंडारी द्वारा रचित हिंदी के प्रतिनिधि राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई है, जिसकी रचना 1979 में की गई है। इस यह उपन्यास न सिर्फ राजनीतिक सत्यों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रशंसनीय रहा है, बल्कि इसमें बुद्धिजीवियों का अंतर्द्वंद भी बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है या उकेरा गया है। अब प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रसंग में हम लिखेंगे ये पंक्तियां जो है, ये पंक्तियां उपन्यास के अंतिम हिस्से से ली गई हैं, जहां मिस्टर सक्सेना का गहरा अंतर्द्वंद दिखाते हुए उपन्यास उनके व्यक्तित्वांतरण के बिंदु तक पहुंचता है। इस दृष्टि से यह उपन्यास बेहद नाटकीय मूड है। आइए बात कर लेते हैं व्याख्या की। देखिए, लेखिका मिस्टर सक्सेना से के आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि वे पिछले कई वर्षों से अपने मन के दो हिस्सों के बीच निरंतर चलने वाले तनाव से जूझ रहे हैं। एक मन का संबंध भीतरी उबाल के साथ है, जो उन्हें बार बार प्रेरित करता है कि तमाम लालच और भय को ठुकराते हुए नैतिक कर्तव्य रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चले, किंतु दूसरा मन बाहरी दबावों का है, प्रभावित है, जो समझता है कि पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, नौकरी और जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि चुपचाप राजनीतिक आकांक्षाओं की बात मानते हुए नैतिक मन का दमन करे। दिनेश के प्रतीक के माध्यम से लेखिका बताती है कि हर बार उनका नैतिक मन बेहद आक्रामक हो जाता है, पर अंततः व्यवहारिक मन के दबावों के सामने वे झुक जाते हैं, भीतर ही भीतर टूटते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। किंतु अब बिंदा की गिरफ्तारी ने उन्हें यह निर्णय लेने में समर्थ बना दिया कि चाहे नौकरी और जीवन की सुरक्षा दांव पर लग जाए, वे अपने मानवीय और नैतिक कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसकी विशेषता क्या है, इसमें विशेष में हम लिखेंगे कि आधुनिक काल के साहित्य में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अंतर्द्वंद केंद्रीय विषय के रूप में मौजूद है। किस तरीके से मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के बीच में अंतर्द्वंद होता है, उसको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश जो है किया गया है, लेखिका ने किया है। जो सबसे प्रभावशाली रूप में मुक्तिबोध की रचनाओं, विशेषता अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस की कविताओं में नजर आता है। देखिए, कंपेरिजन करके जब आप एग्जाम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर पर जो है प्रेशर डालता है, अच्छे नंबर देने के लिए नजर आता है। जो समस्याएं मुक्तिबोध या दायित्व चेतना से युक्त किसी भी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी की रही है, वही मन्नू भंडारी सक्सेना के माध्यम से व्यक्त कर रही है। एक दृष्टि से मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन के कालिदास की मूल समस्या भी इसी अंतर्द्वंद की है। गौरतलब है, देखिए दो उन्होंने रखा है, एक तो आषाढ़ का एक दिन और दूसरा जो है ब्रह्मराक्षस और अंधेरे मुक्तिबोध का, तो कंपेरिजन कर दिया है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। कालिदास की मूल समस्या भी इसी अंतर्द्वंद की है। गौरतलब है कि मुक्तिबोध और मोहन राकेश की तरह मनु भंडारी का संबंध भी नवलेखन के दौर से रहा है, इसलिए इन लेखकों की वैचारिकता का गहरा साम्य परिलक्षित होता है, यह दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों की वास्तविक विशेषता द्वंद के गहरे चित्रण में नहीं, बल्कि समाधान की संभावना में है। जहां मुक्तिबोध और कालिदास का अंतर्द्वंद किसी निर्णायक बिंदु तक नहीं पहुंच पाता, वहीं मनु भंडारी यह प्रेरणा देती हुई लगती है कि बाहरी दबाव चाहे जितने भी ज्यादा हो, व्यक्ति अपने नैतिक मन के सहारे उन्हें खारिज कर सकता है। जिस समस्या की ओर इन पंक्तियों में इशारा किया गया है, वह आज के समय में और खतरनाक रूप में हमारे सामने खड़ी है। बाजार अर्थव्यवस्था ने मध्य वर्ग के लालच को बढ़ा दिया है और वह अपनी सुविधाओं की अंध साधना में वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीन होता जा रहा है।
चिंता की बात यह है कि अब मध्य वर्ग के बुद्धिजीवी दायित्व चेतना से इतने रहित हो गए हैं कि उन्हें अंतर्द्वंद भी नहीं होता, उनमें अंतर्द्वंद भी नहीं होता, चाहे विदर्भ के किसान की आत्महत्या करते रहें और चाहे खैरलांजी या गोहाना में दलितों का अमानवीय अत्यंत अत्याचार झेलने पड़े। देखिए अब इन्होंने कुछ करंट टॉपिक से जो है रिलेट कर दिया कि चाहे किसान आत्महत्या करते रहे, चाहे खैरलांजी या गोहाना में दलितों का अमानवीय अत्याचार ही झेलना पड़े। ठीक है, इस तरीके से को रिलेट करके आप भी लिख सकते हैं विशेष में। अगला पॉइंट क्या है कि शब्दावली के प्रयोग को लेकर लेखिका का दृष्टिकोण लचीला है। वे तत्सम तद्भव वही सब चीजें जो है आपको मिला कर लिख देना है, बाकी अलग से कुछ लिखना नहीं है। उनकी भाषा किस तरीके से तत्सम तद्भव देशज विदेशज के निरर्थक विवाद में न पढ़कर उन्हीं शब्दों का चयन करती हैं जो उनके भाव को मर्म के साथ व्यक्त कर सके, इसलिए भाषा सरल सहज होकर भी प्रभावशाली है। प्रतीक शैली का बेहद असरदार प्रयोग हुआ है। यहाँ दिनेश एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो व्यवस्था के हाथों प्रताड़ित होता है पर किसी सहायता की उम्मीद करते करते दम तोड़ देता है। यह विशु का भी प्रतीक है और ऐसे ही अन्य हजारों लोगों का भी प्रतीक होता है। छठे भाग में अगर हम बात करें यहाँ पे लेखिका ने चरित्र के मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण किया है और बेहद नाटकीय शैली में उस तनाव को उभारा है जो अंतर्द्वंद से तड़पते व्यक्ति के भीतर होता है। चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग अंतिम पंक्ति में सक्सेना की मन स्थिति में परिवर्तन को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए कि भाषा जो है वो मुहावरेदार होने के कारण बेहद प्रभाव सक्षम है। घुटने टेकना, लहूलुहान होना जैसी मुहावरेदार अभिव्यक्तियां विशेष मन स्थिति को बिंब या चित्र के रूप में पाठक के मन पर अंकित कर देती है। दरअसल इन पंक्तियों की बात करें, दरअसल इन पंक्तियों में उपन्यास का सार तत्व छिपा है। लेखिका का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक सामाजिक विकृतियां दिखाना नहीं बल्कि उस खतरनाक क्रांति चेतना को प्रस्तुत करना है जो विशु और बिंदा तक ही सीमित नहीं रहती। ठीक है, हर क्रांतिकारी मौत के साथ नए रूप में आगे बढ़ती जाती है और इस दृष्टि से सक्सेना का व्यक्तित्वांतरण दिखाना ही लेखिका का अघोषित उद्देश्य है जो इन पंक्तियों में सूक्ष्मता के साथ अंकित हुआ है। पहला इस तरीके से आप उत्तर लिखेंगे अगर अभ्यास प्रश्न जो है अगर आता है तो। और ये देख लेते हैं दूसरा हमारा, दूसरा अभ्यास प्रश्न। यह तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबार तो आज़ाद रहना ही चाहिए, वे ही हमारे तो कामों का है, हमारी बातों का असली दर्पण ही होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। अब आइए देख लेते हैं। देखिए संदर्भ में लिखेंगे सेम चीज़ें कि जो है ये व्याख्यान पंक्तियाँ 1979 में रचित प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यासकार उपन्यास महाघोष से उद्धृत है जिसकी रचना जो है नवलेखन के दौर की प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी ने की है। यह उपन्यास राजनीतिक जीवन की जीवित रूपताओं का पर्दाफाश करने की दृष्टि से अत्यंत चर्चित और प्रशंसनीय है। यह काफ़ी अच्छा संदर्भ है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे याद भी कर सकते हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां महाभोज के आरंभिक अंश में आई है। विष्णु की हत्या होने के कारण लखन सिंह के चुनाव जीतने की संभावना कम हो गई है और वह मसाल अखबार की सक्रिय भूमिका से भी परेशान है। उसे समझाते हुए मुख्यमंत्री दास साहब ने उपरोक्त पंक्तियां कही हैं। व्याख्या के अंतर्गत हम देखें तो दास साहब लखन सिंह को डांटते हुए कहते हैं कि अपने किसी भी हित को साधने के लिए व्यक्ति को इतना स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि वह समाज के व्यापक हित की कीमत पर लाभ उठाने की कोशिश करे। अखबार या मीडिया का मूल दायित्व है कि वह समाज की विसंगतियों को समाज के सामने स्पष्ट करे। स्वाभाविक है कि ऐसा करने से किसी व्यक्ति विशेष को हानि हो सकती है, किंतु समाज के व्यापक हित के लिए जरूरी है कि मीडिया को इतनी स्वाधीनता मिले कि वह हिम्मत के साथ गलत को गलत कह सके, चाहे वह गलत कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। राजनीतिज्ञों को तो यह विशेष रूप से मीडिया की स्वाधीनता के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि उनके कार्य पूरे समाज को प्रभावित करते हैं
और मीडिया ही समाज की ओर से मूल्यांकन करता है। अब इतना साहस हर राजनीतिज्ञ में होना चाहिए कि वह मीडिया के माध्यम से अपनी आलोचना झेल सके, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज का यही चरित्र होता है। गौरतलब है कि दास साहब द्वारा की गई ये सभी बातें उनकी अंतरात्मा की आवाज़ें नहीं हैं, बल्कि उस मुखौटे की आवाज़ें हैं जो उन्होंने ओढ़ा है। वास्तविक रूप से तो वे खुद ही इसी मामले में मीडिया की स्वाधीनता का दमन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जोरावर को जो है बचाया है, और कहीं ना कहीं वे इस मामले को भी दबाते हैं, और वे अपने खिलाफ किसी भी अखबार को जो है प्रकाशित होने से मना करवा देते हैं। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं, लेकिन ये क्या है, मुखौटे का, समाज को दिखाने के लिए मुखौटा लगा रखा है। इन पंक्तियों में लोकतंत्र और मीडिया के पारस्परिक संबंध को गहराई से दर्शाया गया है। यह बात साफ तौर पर उभरती है कि यदि मीडिया लालच और भय से मुक्त न हो तो लोकतंत्र का सफल संचालन नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में हम देखते भी हैं कि मीडिया का लालच समाज के लिए कितना घातक सिद्ध होता है। मीडिया या अखबारों के महत्व को कई साहित्यिक व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अकबर इलाहाबादी ने कहा है, खींचो न कमानों को न तलवारों को निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकबर इलाहाबादी की, जिसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। गोदान में प्रेमचंद ने भी इस समस्या को उठाया है। ओंकारनाथ प्रेस की स्वाधीनता को लेकर उतनी ही बड़ी बातें करते हैं जितनी महाभोज के दत्ता बाबू। किंतु जिस प्रकार दास साहब ने मसाल की स्वाधीनता छीन ली है, वैसे ही राय साहब ने बिजली की। ध्यानतव्य है कि यह उपन्यास आपातकाल के तुरंत बाद लिखा गया था। उस समय मीडिया की स्वाधीनता एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बनकर उभरी थी। वही तात्कालिक समस्या इन पंक्तियों में ध्वनित हुई है। इन पंक्तियों की भाषा बेहद सहज, सरल व प्रभावमयी है। लेखिका ने सिद्ध कर दिया है कि प्रभावशाली भाषा कठिन शब्दों से नहीं बल्कि संवेदना की गहराई और वैचारिक तनाव से निर्मित होती है। वहीं बात करें अगले विशेषता की, तो लाक्षणिक शैली का प्रयोग करके लेखिका ने मनोभावों को मूर्त बना दिया है। जैसे यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। अखबारों का महत्व बताने के लिए प्रतीक तथा उपमा शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे दर्पण को धुंधला मत होने दो। पूरा प्रसंग संवाद शैली का उदाहरण है, जिसमें छोटे छोटे और चुस्त संवादों के माध्यम से पूरी विचार श्रृंखला व्यक्त हुई है। वहीं एक विशेष दृष्टि से यह व्यंग्य शैली है, क्योंकि इस कथन में छिपे हुए व्यंग्य के माध्यम से दास साहब की कथनी और करनी में अंतराल उभारा गया है। वहीं बात करें तो सूत्र शैली का भी असरदार प्रयोग है। जैसे स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। ठीक है, तो उन्होंने सूत्र शैली का भी काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है प्रयोग किया है। वहीं बात करें कि दरअसल ये पंक्तियां उपन्यास की सिर्फ 4 पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि उपन्यास के राजनीतिक तेवर और लेखिका की सधी हुई औपन्यासिक शैली का सार तत्व है। ये इतनी सशक्त पंक्तियां हैं कि पूरे उपन्यास का गहरा किंतु संक्षिप्त प्रभाव पाठक के मन पर अंकित कर देती है। अगला तीसरा हम देख लेते हैं। केवल नाराज ही नहीं, लड़ता था बाकायदा हमसे। या आपसे पढ़े लिखे लोग खाली तमाशबीन ही बनकर बैठे रहेंगे? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जहां दिन दहाड़ इतना जुल्म होता हो, वहां कोई कैसे अलग थलग बैठकर खाली कागज पोतता रह सकता है? संदर्भ की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की विख्यात उपन्यासकार मनु भंडारी 1979 में रचित प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई हैं। महाभोज की दलित समस्या, राजनीति की आंतरिक विद्रूपताओं, पत्रकारिता व अफसरशाही के भ्रष्टाचार तथा बुद्धिजीवियों की निसंगता आदि के स्पष्ट चित्रण की दृष्टि से महाभोज हिंदी का अत्यंत प्रशंसित उपन्यास है। प्रसंग की बात करें तो ये पंक्तियां महेश नामक पात्र द्वारा कही गई हैं। मुख्यमंत्री के इस वायदे पर कि बिशु की हत्या की जांच की जाएगी
एसपी मिस्टर सक्सेना को गांव के सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के लिए भेजा गया है। महेश जो कि एक शोधकर्ता है और विशु का अच्छा दोस्त रहा है, वह विशु के संबंध में ये पंक्तियां मिस्टर सक्सेना से कह रहा है। क्या कह रहा है? दर्ज है कि महेश कहता है कि विशु मेरे जैसे बुद्धिजीवियों की तटस्थता का कठोर आलोचना करता था। वह इस तर्क से बेपरवाह था कि अनुसंधान कार्य के लिए शोधकर्ता का तटस्थ होना जरूरी है। उसे लगता था कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान करने वाले इतने पढ़े लिखे लोग भी यदि समाज की विद्रूपताओं के तटस्थ दर्शक बने रहेंगे तो समाज के शोषित तबके के लिए उम्मीद की किरण कौन बनेगा। वह मुझसे लड़ता था कि जिस गांव में वंचितों के साथ सरेआम इतना अन्याय होता हो, वहां कोई अपनी संवेदनाओं को मारकर सिर्फ शोध और लेखन तक ही सीमित कैसे रह सकता है। बेसिकली क्या, महेश क्या था? विशु का दोस्त था। ये शोध कार्य के लिए गांव में आया था। ठीक है, तो विशु जो है इसे धिक्कारता था कि तुम्हारा शोध कार्य सिर्फ शोध कार्य तक ही सीमित रहेगा, जबकि वो वास्तविक स्तर पर कोई इसका अर्थ ही नहीं निकलता। शांत रहते हो तुम। इन पंक्तियों में मन्नू भंडारी ने बुद्धिजीवियों की तटस्थता व असंगतता की समस्या को रेखांकित किया है। देश की दुर्दशा के समय सबसे ज्यादा अपेक्षाएं मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों से होती है। वे वे कभी लोभ तो कभी भय के वशीभूत होकर तटस्थता की रामनामी ओढ़ लेते हैं। इस दृष्टि से यह वही समस्या है जिसे मुक्तिबोध ने अपनी हर कविता में बुद्धिजीवियों द्वारा ऐतिहासिक उत्तरदायित्व न निभा पाने की त्रासदी कहा है। मुक्तिबोध की चुभती हुई पंक्ति बौद्धिक वर्ग की प्रीतदास किराए के विचारों का उद्घाटन इसी स्थिति की ओर इशारा करती है। दिनकर भी सामाजिक संघर्ष से तटस्थ बने रहने वाले के प्रति अपनी नाराजगी इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, दो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यानी कि पापी वे सिर्फ नहीं है जो पाप कर रहे हैं, बल्कि वे भी हैं जो इनसे तटस्थ हैं। ठीक है, जो बुद्धिजीवी अपने विचार नहीं रखते, जो इसको अपने आप से अलग रखते हैं, समाज में हो रही असमानता को देखते हैं, तो जो है समय भी इनका जो है अपराध का जो है लिखेगा। ठीक है, तो समय भी इनका जो तटस्थ होकर इन सबसे अलग हैं, समाज से अलग हुए हैं, तो समय भी इनका अपराध लिखेगा। तो वही चीज़ें जो है दर्शाया गया है, दिनकर ने अपनी इस लेखन के माध्यम से दर्शाया है। ये पंक्तियां वस्तुतः लेखिका की अपनी अंतरात्मा की उपज है। 1970 के दशक में जब राजनीतिक भ्रष्टाचार के निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और दलित व अन्य वंचित वर्गों के हक क्रूरतापूर्वक छीने जा रहे थे, तब उन्होंने यह उपन्यास उसी दायित्व बोध से भरकर रचा है जिनका उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। उपन्यास की भूमिका में उन्होंने कहा है कि जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना या क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद या किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। सिर्फ सामर्थ्य की दृष्टि से भी ये पंक्तियां अत्यंत प्रभावशाली है। भाषा सरल किंतु धारदार व आवेगमयी है। व्यंग्य के पानेपन की दृष्टि से ये पंक्तियां निष्क्रिय बुद्धिजीवियों के तिमिलाहट पैदा करने में समर्थ है। खाली कागज पोतना जैसे मुहावरे व्यंग्य को तो धारदार बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाज शैली की चुस्ती और गतिशीलता के कारण ये पंक्तियां नाटकीय तनाव के धारण भी करती हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांशों को। तो इस सेशन को हम अगले वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एंड कीप स्टे विद अस। हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।